बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्मी रूम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं अपने शोहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी कि मेरे वालिदैन की वफ़ात के बाद मेरी जवान बहन भी हमारे घर रहने लगी, जिसका रिश्ता मेरे शोहर ने अपने दोस्त से कर दिया। मैं जब भी बहन को मिलने जाती तो बहनोई कहता कि वो नहा रही है। वो काफ़ी देर तक नहाती रहती और हम मिले बगैर वापस आ जाते। एक दिन मैंने बहनोई को चाय में बेहोशी की दवा मिला दी और जैसे ही बहन को देखने वॉशरूम गई तो हैरान रह गई, क्योंकि मेरी बहन तो। मेरा नाम सोनिया है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे अब्बू मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पाल रहे थे। हमारे घर में मेरे माँ बाप के अलावा मेरी छोटी बहन भी रहती थी, जो बहुत हसीनो जमील थी। हम गरीब होने के बावजूद भी हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन मेरी खुशियों को नजर उस वक्त लगी जब मेरी शादी के कुछ दिनों बाद मेरे माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मर गए और हम दोनों बहनें यतीम हो गईं। खैर, मेरी तो शादी हो चुकी थी और मैं अपने शोहर के साथ जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन माँ बाप के मरने के बाद मेरी बहन का सहारा कोई ना था, इसलिए मैंने उसकी जिम्मेदारी भी खुद उठा ली और शोहर से इजाजत लेकर उसे अपने घर ले आई। मेरे अलावा अब उसका था भी कौन जो उसे सहारा देता। माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद छोटी बहन की शादी करने की जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई थी। इसलिए मैंने अपने शोहर से कहा कि वो उसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखे, ताकि वो भी अपने घर की हो सके। उन्हीं दिनों मेरे शोहर का एक दोस्त, जो कि उसके साथ ही ऑफिस में नौकरी करता था, एक दिन हमारे घर दावत पर आया। हम दोनों बहनों ने बड़े दिल से उसके लिए खाना तैयार किया और उसने हमारे खाने की तारीफ भी की थी। लेकिन उसके बाद वो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर खाना खाने आ जाता। शुरू शुरू में तो उसके आने पर हम लोग खसूसी एहतमाम करते और बहुत सारे खाने बनाते। लेकिन हम कोई इतने अमीर तो नहीं थे कि हर हफ्ते उसके लिए 2 दफ़ा खसूसी एहतमाम करते। इसलिए अब घर में जो चीज़ भी बनी होती उसके सामने पेश कर देते। लेकिन वो फिर भी वैसे ही तारीफ करता था। शुरू शुरू में तो मुझे उसका हमारे घर आना बुरा लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो गए और वो घर के एक फर्द की तरह ही बन गया। कभी कभार मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में भी वो आ जाता और लाउंज में बैठकर हम दोनों बहनों से बातें करता रहता। मेरे शोहर को भी इस चीज पर कोई एतराज नहीं था, इसलिए मैंने भी इस चीज को ज्यादा सर पर सवार ना किया और आहिस्ता आहिस्ता वो इस घर का एक फर्द बन गया। अब अगर वो कुछ दिन घर ना आता तो सबको ही उसकी कमी महसूस होना शुरू हो जाती और मैं खुद अपने शोहर से कहकर उसको बुला लेती। मेरी बहन भी उसके वजूद की आदी हो गई थी, इसलिए वो भी कहती कि काफी दिनों से नहीं आ रहा, उसे बुला लीजिए। एक दिन मेरे शोहर ने कहा कि वो काफी दिनों से हमारे घर आ रहा है और तुम लोगों ने देख लिया है कि वो कितना अच्छा इंसान है। उसने कोई गलत हरकत भी नहीं की। इससे अच्छा इंसान हमें अपनी बहन के लिए नहीं मिल सकता, तो क्यों ना तुम्हारी छोटी बहन की इससे शादी करवा दी जाए। मैंने कहा कि दोनों की राय लेना बहुत जरूरी है और फिर उसके घर से कोई रिश्ता मांगने आए तो ज्यादा मुनासिब होगा। मेरे शोहर ने बताया कि उसके घर में कोई भी नहीं है। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी और उसका बाप भी बहुत पहले मर गया था। उसने खुद ही मेहनत मजदूरी करके तालीम हासिल की है और वो दुनिया में अकेला ही है। उसकी तरफ से रिश्ता भी मैं ही लेकर जाऊंगा। मैंने कहा कि इस सूरत में लड़की का भी कोई नहीं है, इसकी निगरान मैं हूँ और लड़के के आप। इसलिए हम दोनों को लड़के और लड़की से पूछ लेना चाहिए, यही सबसे अच्छा होगा। मैंने जब अपनी बहन से उसकी राय पूछी तो उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। मेरे शोहर के दोस्त ने भी इस रिश्ते के लिए अपनी रजामंदी दे दी। बहुत लंबी चौड़ी तैयारियां तो हमने करनी ही नहीं थी, बस कुछ दोस्तों को बुलाकर सादगी से निकाह कर दिया गया और मैंने अपनी बहन रुखसत कर दी। जब मैंने अपनी बहन को रुखसत किया, मुझे यूं लगा कि मैं सुरखरू हो गई हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप जो जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे वो मैंने बहुत अच्छे से निभा दी थी और अब मेरे सर से एक बोझ उतर चुका था। दूसरे दिन मेरे बहनोई ने छोटे से वलीमे का एहतमाम किया था, जिसमें चंद करीबी दोस्तों को ही शामिल किया गया था। मेरी बहन बहुत खुश लग रही थी और उसकी खुशी देखकर मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी और उसके अच्छे नसीब की दुआएं कर रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये खुशी आज ही के दिन के लिए होगी। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दो दफा हम लोग उनके घर गए और एक दो दफा वो लोग हमारे घर आए। जब शादी को 2 हफ्ते गुजर गए तो एक दिन हम लोग बिना बताए उनके घर पहुंच गए। मेरा बहनोई हमें टीवी लॉन्च में ही मिला। असल में उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया हुआ था। इससे पहले तो मेरा बहनोई कुछ लड़कों के साथ एक कमरे में रहता था।
लेकिन अब उसने अपना अलग घर ले लिया था। हमें वहां बैठे कुछ देर हो चुकी थी। जब मैंने बहन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो नहा रही है। बहनोई ने खुद ही हमें चाय बनाकर दी और हम लोग काफी देर वहां बैठे रहे। लेकिन मेरी बहन बाहर न आई। हमें भी कुछ जल्दी थी। हमें बाजार जाना था, इसलिए हम लोग वहां से उठ गए। मैंने इस बात को ज्यादा नहीं सोचा कि जब वो नहा रही थी तो वक्त तो लगता है। उसके बाद हम अपने घर में मसरूफ हो गए और कुछ मैंने जानबूझकर भी उसके घर जाने से इज्तनाब किया, ये सोचकर कि उसकी नई नई जिंदगी है, उन्हें एक दूसरे को समझने का वक्त मिलना चाहिए। 2 हफ्ते गुजर गए। जब उनमें से कोई भी मिलने ना आया तो मैंने सोचा कि मुझे खुद ही जाकर पता लेना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए थे। लेकिन मुझे तन्हाई का बहुत एहसास होता था। पहले तो हर वक्त मेरी बहन मेरे साथ होती थी और मेरा बहनोई भी हर दूसरे तीसरे दिन हमारे घर आ जाता था। रौनक लगी रहती थी। अब सिर्फ मैं और मेरा शोहर होते थे। हम दोनों आपस में कितनी भी बातें कर लेते। इसलिए हम दोनों ही उसके घर पहुंच गए और हमारी गलती थी कि इस दफा भी हमने इतला नहीं की थी। होना तो ये चाहिए था कि मेरा बहनोई हमें देखकर बहुत खुश होता और मेरी बहन जहाँ भी होती दौड़ती हुई मुझसे मिलने आती। लेकिन मेरा बहनोई बाहर खुश होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि वो ज्यादा खुश नहीं है। और मजे की बात यह है कि आज भी मेरी बहन वॉशरूम में नहा रही थी। हम लोग उस दिन फारिग वक्त में गए थे, इसलिए काफी वक्त बैठे रहे। लेकिन मेरी बहन वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। मजबूरन हमें उठकर वापस आना पड़ा। मुझे अपनी बहन से शदीद गिला था कि कम अज कम उसे मेरी आवाज सुनकर तो बाहर आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसके कमरे में जाकर उसे वॉशरूम के बाहर आवाज भी दी थी। लेकिन वो अंदर से नहीं बोली और ना ही वो बाहर आई। मैंने गुस्से से ना फोन किया और ना ही शोहर से कहा कि उनको इतला दे। 1 महीना गुजर गया, ना ही वो लोग हमारे घर आए और ना ही हम लोग उनके घर गए। लेकिन मैं उसकी बड़ी बहन थी और वैसे भी फिलहाल माँ बाप की जगह पर थी, इसलिए मुझे देखना पड़ता था। और मैंने अपनी बहन को फोन किया, लेकिन उसका फोन मुसलसल बंद था। हमने अपने बहनोई को फोन किया तो उसने दूसरी से तीसरी कॉल पर फोन तो उठा लिया, लेकिन उसने बताया कि वो ऑफिस में है और घर जाकर बात करवा देगा। मैंने उसे कहा कि आज वो लोग हमारी तरफ आ जाएं, तो उसने कहा कि उनके एक दोस्त के यहाँ दावत है और इस तरह बात को टाल दिया। हम भी उनकी तरफ नहीं जा सकते थे क्योंकि उसने दावत का बता दिया था। और इसी चक्कर में 1 हफ्ता और गुजर गया। जब मुझसे ना रहा गया तो एक दिन बाजार से कोई सामान लेने गई तो उनके घर चली गई, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। मैंने जब फोन किया तो बहन का नंबर बंद था और बहनोई ने बताया कि वो ऑफिस में है और मेरी बहन के बारे में बताया कि वो शायद किसी पड़ोसन के साथ बाजार गई होगी। इस तरह मुझे बगैर बहन से मिले वापस आना पड़ा। लेकिन अब जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या मेरी बहन किसी मुश्किल में है, क्योंकि शादी के शुरू के दिनों में तो लड़की भाग भाग कर अपने मेके जाती है और मेरा घर ही मेरी बहन का मेका था। शाम को मैंने अपने शोहर को भी इस खदशे से आगाह किया। उन्होंने कहा कि लगता हो तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि शादी के बाद से मेरा दोस्त ऑफिस में भी मुझसे कतराता रहता है और वो छुट्टियां भी बहुत ज्यादा करने लगा है। ऑफिस में तो यही कहता है कि मेरी नई नई शादी हुई है, मुझे कभी कभार तो घर जाना पड़ता है, इसलिए मैं छुट्टियां करता हूँ। लेकिन मुझे मालूम है कि खानदान तो उसका भी कोई नहीं है और हमारा भी कोई नहीं, फिर इतना ज्यादा कौन से दोस्त उसे दावत पर बुलाते हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन इसके बारे में मालूम कैसे हो सकेगा। मैंने कहा कि इसका एक हल है। आज हम शाम को दोबारा इनके घर जाते हैं। अगर तो मेरी बहन मिल गई तो मैं खुद उससे सब कुछ पूछ लूंगी, और अगर वो ना मिली और इस दफा भी नहा रही हो या घर पर ना हुई तो फिर मैं वहाँ आपसे जिद करूंगी कि मुझे अपनी बहन के घर रहना है। आप बस मेरी बात मान लीजिएगा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। उन्होंने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया और फिर हम दोनों मेरी बहन के घर पहुंच गए। हमें देखकर मेरे बहनोई के चेहरे पर गुस्सा आ गया, जैसे वो हमारे आने पर खुश ना हो। लेकिन उसने जबान से कुछ नहीं कहा। जब मैंने अपनी बहन के बारे में पूछा तो उसने हमेशा की तरह यही कहा कि वो अपने कमरे में होगी। जब मैं कमरे में गई तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैंने वापस आकर कहा कि वो तो वॉशरूम में है और नहा रही है। मेरे बहनोई ने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया। मैंने अपने शोहर को इशारा किया और बहनोई के सामने उनसे जिद शुरू कर दी कि आज मुझे बहन के घर रहना है। वो कह रहे थे कि मैं अपने घर जाऊं और मैं कहती थी कि मुझे यहाँ रहना है। इस तकरार से मेरा बहनोई परेशान नजर आने लगा। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर रहूं, इसलिए वो दबे अल्फाज में मेरे शोहर की साइड ले रहा था
कि अगर आप यहाँ रहेंगी तो इसके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा, ये सुबह ऑफिस कैसे जाएगा। लेकिन हम लोग घर से ही सारी बातें तय करके आए थे। यहाँ तो बस मैंने ड्रामा ही करना था। इसलिए मेरे शोहर ने मेरी बात मान ली और उठकर चले गए। मैंने दोबारा बहन के बारे में पूछा भी नहीं। वो अभी तक बाहर न आई, बल्कि मैंने अपने बहनोई से कहा कि मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, क्योंकि मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। वो खुशी खुशी राजी हो गया और अब अगला मरहला दरपेश था। यानी मैंने चाय बनाई और अपने बहनोई की चाय में बेहोशी की दवा मिला दी। फिर उसके पास बैठकर चाय पीने लगी और इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद ही उस पर नींद तारी होने लगी और वो बेहोश हो गया। और यहाँ से मंसूबे का आगाज हुआ। मैं भागते हुए कमरे में गई। वॉशरूम से अभी तक पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैंने बहन को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब न आया। वॉशरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पहले से खुला हुआ था। हल्का सा दबाव डालने पर ही दरवाजा खुल गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, लेकिन झिझकते हुए मैंने दरवाजा खोला और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर तो कोई भी नहीं था, सिर्फ पानी गिर रहा था। लेकिन मेरी बहन का कहीं नामो निशान भी नहीं था। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मेरी बहन का कुछ पता न चला कि वो कहाँ है। और ये सब देखने के बाद मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि मैंने आखिर बहनोई को बेहोश क्यों किया था। मेरी बहन कहाँ है, इस बात का जवाब सिर्फ यही आदमी दे सकता था। और मेरे पास तो फोन भी नहीं था कि मैं अपनी बहन को फोन कर सकती। मेरा शोहर घर चला गया था और बहनोई के फोन पर पासवर्ड लगा था, जो मुझे मालूम नहीं था। और घर में भी कोई और फोन नहीं था जिससे मैं शोहर को कॉल कर सकती। रात भी हो चुकी थी, इस वजह से अकेली नहीं रह सकती थी। अब एक लंबे चौड़े मर्द को बेहोश करने के बाद सारी रात उसके साथ कैसे रह सकती थी। रात के किसी पहर उसे होश आ गया तो फिर क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बहन कहाँ है। हमारा कोई रिश्तेदार तो था नहीं कि मैं कहती कि वहाँ गई होगी। और फिर अगर वो घर पर नहीं थी तो मेरा बहनोई साफ लफ्जों में बता सकता था कि वो घर पर नहीं है। उसने झूठ क्यों बोला कि वो वॉशरूम में है। पहले भी जब हम 2 दफा आए तो तब भी घर पर नहीं होती थी। मुझे अपनी बहन की फिक्र शुरू हो गई और उसके साथ साथ मुझे डर भी लगने लगा। मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रही थी कि किसी तरह से मेरा शोहर मुझे लेने आ जाए। शायद अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। तकरीबन 1 घंटे बाद ही मेरा शोहर मुझे लेने आ गया। ये सोचकर के मैं अब तक अपना काम कर चुकी हूँ। जब वो घर के अंदर दाखिल हुए और मैंने उनको सारी सूरत हाल बताई तो वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से फौरन चले जाना चाहिए। हम लोग वहाँ से फौरन निकल गए और घर आकर भी हमें सुकून नहीं आ रहा था। एक ही फिक्र थी कि मेरा बहनोई जब होश में आएगा तो उसे मालूम हो जाएगा कि हमें सब कुछ पता चल गया है। किस किस्म का रद्दे अमल करेगा। मुझे तो हर सूरत ये जानना था कि मेरी बहन कहाँ है। मेरे शोहर ने कहा कि वो हस्बे मामूल ऑफिस जाएगा। अगर तो वो ऑफिस आया तो उसको साथ ही ले आऊंगा, और अगर ना आया तो दिन को ऑफ लेकर आ जाऊंगा और फिर से उसके घर चले जाएंगे। ये फैसला करने के बाद हम लोग किसी हद तक मुतमईन हो गए और मुझे भी कुछ तसल्ली हो गई। मेरे शोहर दूसरी सुबह हस्बे मामूल ऑफिस चले गए, लेकिन मुझे सारा दिन फिक्र लगी रही। अब मेरा कोई काम करने का भी दिल नहीं कर रहा था। दोपहर को ही मेरे शोहर वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वो आज ऑफिस नहीं आया। उन्हें फिक्र हो रही है कि पता नहीं वो होश में भी आया है कि नहीं, इसलिए हमें अभी चलना चाहिए। और हम दोनों फिर से बहन के घर की तरफ चले गए, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। और पता करने पर मालूम हुआ कि यहाँ सिर्फ मर्द अकेला ही रहता था। जिससे उसने शादी की थी वो लड़की तो कभी नजर ही नहीं आई। और पूछने पर ये हमेशा कहता है कि वो अपने मेके में रहती है और मामूल के मुताबिक काम पे चला गया है। ये सब सुनने के बाद तो मुझे हैरत का झटका लगा कि इसने तो अपने मोहल्लेदारों से भी झूठ बोला हुआ था और इसकी बीवी मेके में है। हालांकि उसका तो कोई मेका नहीं था, और अगर था भी तो वो मेरा घर था और मुझे तो पिछले 2 माह से वो मिली ही नहीं थी। ये बात मोहल्ले वालों को तो नहीं बता सकते थे, लेकिन मेरे शोहर ने अपना नंबर वहाँ के 1-2 लोगों को दे दिया कि जैसे ही ये बंदा घर आया आप लोगों ने हमें इतला कर देनी है। उन्होंने हामी भर ली और फिर हम लोग वापस घर आ गए। हमारी फिक्र जायज थी, लेकिन हम किसी के साथ ये बात शेयर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से अपनी बहन की शादी करवाई थी। और उस वक्त हमसे गलती हुई थी कि हमने किसी और को बीच में डाला ही नहीं था और बहन की शादी कर दी थी। अगले 3 दिन तक भी किसी आदमी का फोन नहीं आया था, जिससे लगता था कि वो वापस घर नहीं आया। मेरे शोहर भी रोजाना उनके घर के चक्कर लगाते, लेकिन उन दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरा परेशानी से बुरा हाल था। परेशानी तो मेरे शोहर को भी थी, लेकिन जब 1 हफ्ता गुजरने के बाद वो दोनों गायब रहे, उसका नंबर बंद मिलता था।
बहन का नंबर तो पहले से ही बंद था। इसका आखिरी हाल हमारे पास ये था कि हम सारी बात पुलिस के पास ले जाएं। मेरे शोहर के कुछ जानने वाले थे जो पुलिस से ताल्लुक रखते थे, बल्कि उनके एक बहुत करीबी दोस्त का मामू एसएचओ था। उन्होंने जाकर सारी बात दोस्त को बताई तो वो अपने मामू के पास ले गया और हमारे पास जो उन दोनों की तस्वीरें थी वो भी हमने पुलिस को दे दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और एक हफ्ते के अंदर ही दूसरे शहर से मेरा बहनोई गिरफ्तार हो गया। वो किसी और कंपनी में काम कर रहा था और एक नए नाम के साथ रहता था। उसे गिरफ्तार किया तो मालूम हुआ उसका तो ये धंधा है, हर शहर में कोई ना कोई लड़की देख लेता और फिर वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लेता। किसी तरह भी उस लड़की से जान पहचान बना लेता। अगर तो लड़की अमीर होती तो उसे मोहब्बत का झांसा देकर कोर्ट मैरिज पर राजी कर लेता, और अगर गरीब होती तो उसके वालिदैन वैसे ही उसकी शादी करवाने पर तैयार हो जाते। और हमारे केस में तो इसे सबसे आसानी रही, क्योंकि इस लड़की के आगे पीछे कोई नहीं था। बस इसे अच्छा बनने का थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ा और हमने खुद ही इससे शादी की बात कर दी थी। वो लड़कियों से शादी करता था, उनको कुछ अरसा अपने पास रखता। जब यकीन हो जाता कि वो बहुत खुश है और बाकी सब पीछे अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो जाते थे, तो ये उनको बेच दिया करता था। अगर लड़की खूबसूरत होती तो उसे तवाइफों के कोठे पर बेच दिया करता, और अगर खूबसूरत ना होती तो उसे उन लोगों के पास बेच देता जो इंसानी अज़ा की स्मगलिंग करते हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता था और इसे हर साल बकायदा कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे कि इसने इतनी लड़कियां इंसानी स्मगलर्स को देनी है और इतनी लड़कियां कोठे वालों को देनी है, और वो एक लड़की के बाद अगला शिकार अपना ढूंढ लिया करता था। और पुलिस के हरबों की वजह से उसने एक एक लड़की की सारी तफसील पुलिस को दे दी, और वो अब तक 20 लड़कियों के साथ ये सब कर चुका था। और मेरी बहन चूंकि बहुत खूबसूरत थी, उसने इसको तवाइफ के कोठे पर बेच दिया था। सारी तफसीलात लेने के बाद पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा और वहां से बहुत सी लड़कियां बरामद करवा ली, लेकिन मेरी बहन उनमें नहीं थी। मैं बहुत ही ज्यादा बेचैनी के साथ हर लड़की के पास जा रही थी, लेकिन मेरी बहन वहां कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। आखिर मैंने कोठे की नायिका से पूछा कि इस नाम की लड़की जो आपके पास आई थी वो कहाँ है। जब उसने तस्वीर देखी तो उसने बताया कि ये लड़की इसके पास जरूर आई थी, लेकिन जब इसे जिस्म फरोशी पर मजबूर किया और इसके साथ जबरदस्ती की, जो कि इनका तरीकाकार है, तो इस लड़की ने खुदकुशी कर ली थी और अब ये मर चुकी है। बहन की मौत पर मुझे बहुत ही ज्यादा सदमा हुआ, लेकिन एक बात की मुझे तसल्ली थी कि मेरी बहन ने गलत रास्ते को कबूल नहीं किया और इज्जत पर समझौता नहीं किया। मुझे रह रहकर अपनी गलती का एहसास होता रहा था कि मुझे बहन को ब्याने से पहले बंदे की पूरी मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की गलतियां तो आजकल के मुआशरे में हर दूसरा बंदा कर रहा है। हमारी बेटी या बहन का रिश्ता आ जाए तो हम सब यही कहते हैं कि ये सारा कुछ ठीक है, और ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसकी मालूमात भी लेनी चाहिए, क्योंकि कल को इसकी कीमत हमारी बेटी को ही चुकानी पड़ती है। इसलिए सब वालिदैन और भाइयों को चाहिए कि बेटी या बहन का रिश्ता करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल करें, ताकि बाद में पछताना न पड़े। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर लड़की के नसीब अच्छे करे, आमीन। मजीद इस तरह के सबक आमोज वाकयात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल इल्मी रूम को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।